जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीज़ें बहुत ही आराम से चल रही होंगी और आप अपनी वर्दी की तरफ एक एक कदम करके और बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब आपके शरीर पे वो वर्दी सजेगी। तो हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर चुके, परसेंटेज खत्म कर चुके। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर चुके। उसके बाद में हम खत्म कर चुके हैं डिस्काउंट हमारा कल की क्लास में समाप्त हो चुका था और मैंने कल आपको बताया था कि आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है और जितने तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, उन सभी को मैं लेकर के आया हूं। तो यहाँ पर दो बातें होंगी। पहली बात तो ये कि मैंने डिस्काउंट में आपको जितना पढ़ाया है, आज हम ये देखेंगे कि मैंने जितना पढ़ाया है वो आज काम आता है कि नहीं आता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप ये भी देख पाएंगे कि आपने जितना भी पढ़ा है क्या उसका इस्तेमाल आज आप कर पा रहे हैं पीवाईक्यू को करने में या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कल तक तो मैं आपको पढ़ा रहा था और आज क्या है, आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ। मैं प्रश्न दूंगा और आप क्या करेंगे उसको देखेंगे और फिर खुद सोचेंगे कि हाँ, क्या आप उसको लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इस तरीके के सारे प्रश्न मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मजा आएगा। पीवाईक्यू हम जब भी करते हैं बहुत ज़्यादा मजा आता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसके पहली क्लास में हम सभी जानते हैं कि हम जब क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो पीवाईक्यू के लिए नंबरिंग अलग से नहीं करते, एक नंबर से शुरू करते हैं। जहां तक हम पहले कर चुके थे उसी के आगे के प्रश्नों को हम पीवाईक्यू के नाम से करते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 27 तक, तो आज हम देखेंगे वाले हैं 28 से। और ये सारे के सारे क्या हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं 2021 में। ठीक है, तो चलिए फिर हम सबसे पहले देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 28 और देखिए कि ये क्या पूछ रहा है और कैसे लगेगा। और साथ साथ में ये भी देखते चलिएगा कि क्या मैंने आपको इस तरीके का प्रश्न करवाया है कि नहीं करवाया है। समझ में बातें आ रही हैं, बहुत शानदार। तो 28 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, एक आयरन का क्रय मूल्य 210 रुपए है, इसका अधिकतम खुदरा मूल्य ज्ञात करो जिस पर 5% की छूट देने के बाद भी आपको 90% का लाभ हो। सवाल को समझिएगा। सवाल ने क्या कहा है कि उसका जो क्रय मूल्य है, कोई भी आयरन है या कोई भी चीज ले लो, क्रय मूल्य यानी कि जितने पर हमने खरीदा वो तो 210 रुपए है, कोई बात नहीं है। सवाल पूछना चाह रहा है इसका अधिकतम खुदरा मूल्य बताओ जिस पर 5% की छूट देने के बाद भी उसको 90% का प्रॉफिट हो। यानी कि छूट किस पर देता है, अंकित मूल्य पर, तो वही हमसे जानना चाहता है। सवाल ने क्या कहा, 5% की छूट देगा। मुझे एक बात बताओ कि 5% की जो भिन्न होती है वो 1/20 होती है और छूट वो एमपी पर देगा, यानी एमपी से चीजें एसपी बनेगी, तो 20 की चीज वो 19 पर दे देगा। ये तो पहली बार उसने कही। और फिर उसने एक बात और कही है कि 90% का फायदा हो, तो 90% की फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 9/10 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सीपी की तरफ से हम देखें तो वो चाहता है कि 10 की चीज वो 19 पर बेचे। 10 की चीज वो कहां पर बेचे, 19 रुपए पर बेचे। भाई 10 में 9 प्लस करेंगे तब तो 19 पर बिकेगा। अब ध्यान से समझना, ये दोनों बातें आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो सवाल ने पूछा हमसे क्या है, सवाल ने हमसे ये पूछा है कि जो आयरन का क्रय मूल्य है, जो आयरन का क्रय मूल्य है वो 210 रुपए है। ये सीपी है, ये उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है, 210। 10 यूनिट की वैल्यू 210 है। सवाल हमसे पूछना चाहता था कि उसका एमपी बताओ। एमपी कितना है, 20 है। भाई देखो बातें को समझना, क्या हुआ कि यहाँ पर जो एसपी और एसपी है ये दोनों सेम है, तो हमें कुछ भी अंतर नहीं दिखा इसमें। ठीक है, तो जब ये सीपी बराबर है 10 और 10 बराबर है 210 के, तो बातों को समझना। अगर 10 यूनिट बराबर है 210 के, तो सोचो 20 किसके बराबर होगा, ठीक इसका 2 गुना है, गुना 2, इसका भी गुना 2 कर दीजिए। 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, 420 रुपए हो जाएगा। मतलब ये कि उस पर हमने कितना छापा था, तो 420 रुपए हो जाएगा। 420 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी में हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 420। समझ गए, पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन और आंसर मिला हमको 420। आपको लेकिन 420 ही नहीं करनी है पेपर में, समझ में बातें आ रही हैं। पेपर में 420 ही नहीं करनी है, ईमानदारी के साथ में आपको पेपर देना है और ईमानदारी के साथ में आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहेगा और क्या आपने इस तरीके का प्रश्न कभी किया है। तो अगला प्रश्न सवाल नंबर 29 देखिए क्या है। सवाल कह रहा है,
एक दुकानदार रुपए 2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। 2000 उस पर अंकित है और दो प्रकार की वो छूट देता है, एक 20% की और एक 15% की। सवाल पूछना चाहता है कि वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य चाहिए। कोई बात तो नहीं, देखो समझो, एक छूट वो 20% की देगा और उसके बाद में एक छूट वो देगा 15% की। 20% की जब वो छूट देगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, 20% की फ्रैक्शन सबसे पहले हम आपको बता दें 2/10, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब वो 20% की छूट देगा तो 10 वाली चीज वो 8 रुपए पर बेचेगा, और उसके बाद में जब वो 15% की छूट देगा तो 20 रुपए वाली चीज को वो 17 रुपए पर बेचेगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छी। इनको चाहो तो काट भी सकते हैं, थोड़ा काट लेते हैं। तो 2 चौके 8 और 2 दहम्मा 20, और इनका अब गुणा करा लो तो 10 दहम कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और 17 चौके कितना होता है, 68। तो हमें कह सकते हैं कि 100 रुपए की चीज को वो 68 रुपए पर बेचेगा। लेकिन मेरे हिसाब से प्रश्न ने कहा है कि उस पर अंकित 2000 था, यानी 100 रुपए किसके बराबर था, 2000 के बराबर था, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो तो एक की वैल्यू आ गई 20। तो सवाल ने पूछा है बेचेगा कितने पर, तो 68 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसको हम 20 से गुणा करा दें तो कितना आएगा, तो देखो भैया 2 अट्ठे 16 और ये वाला जीरो चिपका लो, और 2 छक्के 12 और ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि वो 1360 रुपए में उसको बेचेगा अगर ये दो प्रकार की छूट देता है तो, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ये हमको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ कि मैंने ऐसा पढ़ाया है आपको कि नहीं पढ़ाया। अब यही सवाल नहीं लगवाया है लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको सवाल करवाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप चीजों को सीख रहे हैं। समझ में बातें आ रही है? अगर आप रिवाइज करके आए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी हम पीवाईक्यू करेंगे तो आपको रिवीजन करके आना पड़ेगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ में अगले प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, तो सवाल नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपए है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। बैग के विक्रय मूल्य की गणना करो। कितना आसान सवाल है, ठीक है। 350 रुपए और 10% वो छूट देता है, मतलब 1/10। तो 10 की चीजें वो 9 रुपए पर बेच रहा है। 10 की चीजें वो 9 रुपए पर बेच रहा है। सवाल ने पूछा है उस पर अंकित 350 है, मतलब जो 10 यूनिट की वैल्यू है वो 350 है, ये कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 35 आ गई। सवाल ने पूछा विक्रय मूल्य बताओ, इसको 35 से गुणा करा दो। 9 पछे कितना हो जाता है 45, 9 तिरिक 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। तो हमें कह सकते हैं कि सर 350 रुपए वाली चीज 315 रुपए में बिक जाएगी। और 315 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हमको देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से देखो कितना छोटा छोटा लग रहा है कि नहीं है, बहुत ही छोटा छोटा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। सोचो जितना बढ़िया मैंने आपको पढ़ाया है, जितने अच्छे लेवल के प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, उससे भी बहुत ही लोकल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20/20 का जो टारगेट हमारा है वो बिल्कुल पूरा होगा, वो बिल्कुल पूरा होगा और उसको होना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। समझ गए? चलो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है किसी वस्तु पर 12% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 3500 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दो छूटें यहाँ पर दी जा रही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम समझ लेते हैं। देखो एक 12% की छूट है, तो 12% का मतलब क्या होता है, 3/25 होता है ना। और एक 10% की छूट है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। 1 बटा कितना होता है, 10 होता है। अब क्या है, ये दोनों छूट दे रहा है, मतलब पहली बार वो चीज 25 रुपए की थी तो उस पर 3 की छूट दे करके 22 पर उसने बेच दिया, और दूसरी बार वही चीज 10 रुपए की थी तो उस पर 1 की छूट दे करके उसने कितने का बेचा, 9 रुपए का बेचा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सवाल ने क्या कहा, ये अंकित मूल्य और इतने पर वो बेच रहा है। प्रश्न हमसे ये जानना चाहता है कि अगर वो 3500 रुपए की चीज रही होगी, यानी 25 दहम्मा कितना होता है 250, ठीक है। 9 दूनी 18 और ये 19, 198 इधर आ जाएगा। 250 रुपए की चीज को वो 198 रुपए पर बेच रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने कहा है कि 250 नहीं है,
ये 3500 है, 3500, तो पहली बात तो इससे ये कट जाएगा, 25 इसको काट देते हैं, 25 एकम कितना हो जाएगा 25, बचेगा 10, 25 चौके 100, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14। हम देख लेते हैं कि ये कितने पर बिकेगा, इसको गुणा करा देंगे 14 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया समझते हैं, 14 अट्ठे कितना होता है 112, 14 अट्ठे 112 आएगा 11, ठीक है 112 आएगा 11 हासिल ले लेंगे हम, फिर 14 को 9 से गुणा करा लो, 14 नंबर 126, और 126 में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 137 का 7 कितना लेंगे हम 13, 14 एकम 14 और 13 कितना हो जाता है 27। तो हम कह सकते हैं सर 2772 रुपए की वो चीज बिक जाएगी, कितने की बिक जाएगी 2772 की। और अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तो ये हमको डी में देखने को मिल जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है कोई इसमें दिक्कत, क्या ऐसे प्रश्न हमने लगाए कि नहीं लगाए, इसके पहले अभी हमने लगाया, ठीक है। अब ये मत कहना सर यहाँ पर हमको 14 से गुणा करना पड़ा, अब सवाल है वो तो डिजिट कोई भी दे सकता है, संख्याएं कोई भी हो सकती है कि नहीं है। क्या इतनी भी कैलकुलेशन आप नहीं करोगे पेपर में, इतना तो करना पड़ेगा ना भाई, नौकरी लेनी है तो सारी चीजें एकदम से बहुत आसान तो नहीं हो जाएंगी, इतना तो कर सकते हैं और इतना आप करेंगे, हमें विश्वास है। भाई मैथ पढ़ने का मतलब ये नहीं सभी जगहों पे 10 और 20 ही मिले हैं, कहीं पर 19 भी मिल जाएगा हमको, वो बातें हमको समझनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना हम कर सकते हैं। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 32। एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे रुपए 2200 में बेच करके 10% का लाभ प्राप्त करता है। सवाल ने पूछा है उसकी छूट कितनी थी। इसी तरीके का ठीक एक प्रश्न हमने कल करवाया था, बहुत ही आसानी से, ठीक है, कि वो पहली बार जब खरीदता है तो उसे खुद छूट मिलती है और वो एक छूट दे करके बेचता भी है, फिर भी उसको प्रॉफिट होता है। तो कैसे, इसको लगाते हैं। सवाल ने क्या कहा, 20% की छूट पर वो वस्तु को खरीद रहा है। अभी क्या है, हम मान लेते हैं कि उस वस्तु पर 100 रुपए अंकित रहा होगा, लेकिन इसने क्या किया, उसको 80 रुपए पर खरीद लिया, क्योंकि हमें 20% का छूट मिला। देखो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलेगा, क्लियर है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हुआ ये कि इसको ने 10% का प्रॉफिट लेकर के उसको बेच दिया, 10% का प्रॉफिट लेकर के उसको बेच दिया। भाई हमने 10% का जब प्रॉफिट लिया ना, तो क्रय मूल्य पर देखेंगे, अंकित मूल्य पर नहीं देखेंगे, यहां पर देखेंगे। तो 80 रुपए है, इस पर अगर हमने 10% का प्रॉफिट लिया प्लस का 10%, तो 80 का 10% 8 होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने उसको 88 रुपए में बेचा। हमने कितने रुपए में बेचा, 88 रुपए में बेचा उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने 88 में बेचा ना। लेकिन सवाल नहीं कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि उसे 2200 रुपए में बेचा। तो 88 की वैल्यू कितनी है 2200, उड़ा देते हैं किससे, 11 अठे 88 और 11 दूना 22, ये 200 हो जाएगा। और फिर इसको काट देते हैं, 8 एक कम 8, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अब सवाल जानना क्या चाहता है, सवाल ये पूछना चाह रहा है तो छूट कितनी थी। ध्यान से देखो, 100 रुपए उस पर अंकित था, भाई हमने जब खरीदा तो हमको छूट मिल करके 80 रुपए की तो मिली, लेकिन जब हम बेचेंगे तो सामने वाले को तो ये दिखेगा कि सर इस पर अभी भी 100 रुपए अंकित है, लेकिन कितना छोड़ोगे आप। तो हमने क्या कहा, 100 रुपए उस पर लिखा हुआ था, लेकिन हमने बेचा 88 का, तो सोचो हमने छोड़ा कितना, 12 रुपए। हमने कितना रुपया छोड़ दिया, 12 रुपए छोड़ दिया। तो अगर एक की वैल्यू 25 है तो सोचो 12 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 25 से गुणा करा देंगे, ठीक है। 25 दूना 50, 25 एकम 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 300 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि हमने 300 रुपए छोड़ दिए। और 300 रुपए की अगर हम बात करें तो ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डी। तो ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, शानदार था, बिल्कुल वैसे ही था, समझ में आ गई चीजें। वो रुपयों में पूछ रहा है तो हमने रुपए में बता दिया। अगर वो हमसे ये जानना चाहता है कि परसेंट में बताओ कि कितना परसेंट वो डिस्काउंट दे रहा है, तो चूंकि ये 100 था, ये 88 था, तो हम कह सकते थे कि सर वो 12% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। कहीं से भी कुछ भी निकाल लो, आपका आंसर आना चाहिए, एग्जाम बस यही देखता है, ठीक है, वो ये नहीं देखता कैसे आप लगाने वाले हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 33। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य रुपए 250 है, यदि
वो उस वस्तु पर 3 प्रकार की क्रमिक छूट दी गई, 10%, 15% और 20%। अब सवाल ये जानना चाहता है कि उस वस्तु का, उस पुस्तक का कुल छूट कितना है। ठीक है, कुल छूट कितना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, सवाल बहुत आसान है, हम कर चुके हैं। देखते हैं एक बार फिर से इसको हम कि इसमें हम क्या करेंगे। देखो 3 छूटे हैं, एक 10% का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, एक है 15% का, 15% का मतलब कितना होता है 3/20, और एक है 20% का, इसका मतलब कितना होता है 2/10। ठीक है, सबसे पहले 10% की छूट देता है तो हम कह सकते हैं सर 10 रुपए की चीज को वो 9 रुपए पर बेच रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर 15% की छूट देता है तो हम कह सकते हैं सर 20 रुपए की चीज को वो 17 रुपए पर बेच रहा होगा, और उसके बाद में 10 रुपए की चीज को वो 8 रुपए पर बेच रहा होगा। क्या करते हैं, इनको कुछ काट पीट हम लेते हैं। ठीक है, तो देखो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया। अब इनको हम गुणा करा लेते हैं, 10 दहम्मा 100 पंचे कितना हो जाता है 500, कोई दिक्कत है, ये 500 हो गया। इसको हम गुणा कराते हैं। ठीक है, इसको गुणा करा लो, कैसे गुणा कराएंगे, देखो 9 से पहले लिख लेते हैं पहले, या अभी हम गुणा ही करा लेते हैं। 17 दूना कितना हो जाएगा 34, ये 34 और ये 9, ठीक है, इनको आपस में गुणा करा लेते हैं। तो 9 चौके कितना आएगा 36, 9 त्रिक 27 और 3 कितना हो जाता है 30, तो ये हो जाएगा 306। ठीक है, सवाल ने हमसे ये पूछा है, सवाल ने हमसे ये पूछा है कि कितना प्रतिशत उसने छोड़ दिया। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि सर 500 रुपए की चीज थी और उसने क्या किया, उस 500 रुपए की चीज को 306 रुपए में बेच डाला। 500 रुपए की चीज को 306 रुपए में बेच रहा है, लेकिन हमसे सवाल ये नहीं जानना चाहता है, सवाल ये जानना चाह रहा है कितना परसेंट वो छोड़ रहा है। तो देखो परसेंट बनाने के लिए सबसे अच्छा होगा कि इसको हम 5 से भाग करते हैं, 100 बना ले। 5 से इसको भाग करो, क्या बन जाएगा 100। ठीक है, इसको अगर 5 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 आएगा, 5 एकम 5, एक बचेगा 10 हो जाएगा, दशमलव लगने के बाद में 5 दूनी 10, मतलब 100 रुपए की चीज को अगर 61.2 रुपए पर बेच रहा है तो कितना उसने छोड़ा। यहाँ दशमलव के बाद में एक जीरो समझ लो लग जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ये दशमलव लगा लो, 9 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी 38 रुपये 8 पैसे या 38.8% का वो डिस्काउंट दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तो हम कह सकते हैं कि सर इस सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो चीजें दशमलव में आ गई लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, आसान थी, इसलिए ये भी लग गई, लगेंगी तो है ही, पढ़ेंगे तो क्यों नहीं लगेंगी। समझ गए ना इसको, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है, आसान था ये भी सवाल। चलो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न एकदम शानदार है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, सवाल ने कहा 2 क्रमिक छूट के बाद में 175 रुपए की वस्तु 129.15 रुपए के मूल्य पर हमको मिलती है, उपलब्ध है। यदि एक छूट 10% हो तो दूसरी छूट कितनी है। देखो क्या पूछ लिया उसने, ठीक है, लेकिन चूंकि हमें पता है चीजें कि हम कैसे करते हैं तो हम इनको लगा सकते हैं। भाई हम ये मान लेते हैं कि जो पहली वो छूट है वो 100 रुपए की चीज वाई पर बेचेगा, जैसे हम 10 रुपए की चीज 8 पर बेचते हैं, 20 रुपए की चीज 17 रुपए पर बेचते हैं, ठीक वैसे ही। ठीक है, अच्छा तो 100 रुपए की चीज वाई पर बेचेगा, कोई बात नहीं। दूसरी छूट कितनी है 10 रुपए की, 10% की, तो इसको बेचेगा 10 रुपए की चीज 9 पर बेचेगा। इसके बाद में होता क्या है, यहां पर हमारा अंकित मूल्य निकल करके आता है और यहां पर वो निकल करके आता है जिस पर हमने बेचा। तो सवाल ने क्या कहा कि 175 रुपए की वस्तु को 129.15 रुपए पर बेच दिया, कोई दिक्कत। 175 रुपए की वस्तु को 129.15 रुपए पर बेच दिया, इस तरीके का सवाल हमने किया। अब अगर हम यहाँ से x और y का रेशियो निकालें तो हमें पता है x के लिए इनका और इनका गुणा होता है, तो हम कह सकते हैं सर 175 गुणा 9, और y के लिए अगर हम देखें इसका और इसका गुणा होगा, यानी कि 129.15 और गुणे में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब समझते हैं चीजों को, इनको हम कैसे करेंगे। देखो 10 से इनको गुणा करा दो, तो 10 से गुणा करा देंगे, 1 अंक भाग जाएगा उधर, है कि नहीं है, और ये ऐसे ही लिखा रहने देते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या करना है चीजों को काटना। इनसे इनको काट दो, 9 इधर काट दो, इसको काट दो, 9 एक कम कितना हो जाएगा 9, 3 39, 9 चौके 36, 3 31, तो 9 तारीख 27, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45, कोई दिक्कत है, ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा इधर 175 बचा। ठीक है, अब 175 को चाहो तो 5 से फिर से काट लेते हैं हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 3 15, 5 हम 25, 35 आएगा,
और इधर इसको फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा 4, 43 हो जाएगा, 5 8 40 और 5 7 कितना हो जाएगा 35। फिर 7 से काट देते हैं, 7 से चीजें कट जाएंगी तो 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौको 28 दशमलव और 7 एकम 7। ठीक है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि हमारा आ गया 5 से जो चीजें हो जाएंगी वो हो जाएंगी 4.1, मतलब 5 रुपए की चीज को 4.1 रुपए पर हम बेच रहे हैं भाई, तभी तो भाई ये मतलब छूट है, तभी तो है। 10 की चीज 9 यानी 1 रुपए की छूट, तो 5 रुपए की चीज को 4.1, इधर से दशमलव हटा के इधर जीरो चिपका लें तो हम कह सकते हैं कि सर 50 रुपए की चीज को हम 41 पर बेचेंगे। तो सोचो, छूट देखना है ना, 100 कर लो, इसको गुणा 2, भाई हमारे हाथ में सब कुछ है, इसको गुणा 2 करेंगे तो क्या होगा 41 दूना 82, मतलब 100 की चीज को 82 पे बेचा, छूट कितना मिला 18, यानी 18% की छूट हमको होती है यहाँ पर। यानी कि जो दूसरी छूट है वो कितने परसेंट की है, 18% की है। और अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि अगर वो कैलकुलेटिव कोई भी क्वेश्चंस देता है जिसमें हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो वो ये होगा, इस तरीके का रहेगा। इसको भी हम कैलकुलेशन नहीं कह सकते। अब किसी सवाल, कोई सवाल ऐसा आ जाए कि इतना भी समय ना लगे तो बेकार है। सोचो जितने सारे हमने प्रश्न किए हैं भाई, 2 ही प्रश्न तो आएगा, 2 ही प्रश्न तो देंगे वो, तो 2 में से एक भी प्रश्न मतलब सब में नहीं देखने को मिलता। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए, हर पेपर में ऐसा देखने को नहीं मिलता। किसी किसी पेपर में ऐसा आ जाता है कि एक आधा क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 20 प्रश्नों में अगर 5 प्रश्न भी ऐसे ना हो कैलकुलेशन वाले तो एग्जाम देना बेकार है हमारा और उसका एग्जाम लेना बेकार है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें होनी चाहिए, तभी तो हमको भी मजा आएगा भाई। जब नौकरी मिलेगी तो हम कहेंगे कि नहीं हमने बहुत मेहनत करी थी और उसके बाद में हमको नौकरी मिली थी। अगर बिना पढ़े ही सभी लोग पा जाएंगे तो उस नौकरी की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम कैसे करेंगे। तो नंबर 35 देखिए कैसे होगा। सवाल ने कहा है, एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। हमने किया इस तरीके का सवाल, ये अंकित मूल्य है, पहले हम सीपी लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्रय मूल्य रहा और ये अंकित मूल्य रहा। सवाल ने क्या कहा, ये 40% ज्यादा है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 140 होगा। ठीक है, उसके बाद में सवाल ने कहा कि उसने एक निश्चित ग्राहक को 25% और 16% की 2 क्रमिक छूट दे दी और इसके बाद में उसको 500 रुपए का नुकसान हो गया। देखो 25% और 16% की 2 छूट दे दी उसने, एक 25% की और एक 16% की 2 छूट दे दी, इसके लिए उसको 590 रुपये का नुकसान हो गया। सवाल ये पूछना चाहता है कि उसने इस ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची होगी, मतलब नुकसान पर बेची लेकिन फिर भी कितने पर बेची। तो देखो यही वो 140 है, इस पर हम ये 2 छूट निकालते हैं। ठीक है, दोनों छूट देने के बाद में वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, बात समझ में आ रही है। तो देखो 25% का मतलब हो जाएगा कि 4 से चीजें 3 पर बिकेंगी, 4 से चीजें 3 पर बिकेंगी और 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है 4/25। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 25 की चीज जो है वो 21 पर बिकेगी। 25 की जो चीज है वो कहां पर बिकेगी, 21 पर बिकेगी। इनको हम गुणा करा लेते हैं, 25 चौके 100, ठीक है, और 21 में कितना हो जाएगा 63। हमें कह सकते हैं कि सर 100 रुपए की चीज को हम 63 पर बेचेंगे, 100 रुपए उस पर अंकित होगा मेरे हिसाब से, लेकिन सवाल ने कहा उस पर अंकित कितना है 140। 100 को 140 अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये कट जाएगा, 10 यूनिट बराबर है 14 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 1.4 के, तो 63 किसके बराबर होगा, इसको गुणा करा देते हैं 1.4 से। ठीक है, तो किससे गुणा करा देते हैं 1.4 से यानी 14 से, तो 14 तिया 42, 2 हासिल आएगा 4, 14 छाक 84 और 4 कितना होता है 88। एक अंक के बाद में दशमलव लगा लेंगे, यानी हम उसको 88.2 रुपए पर बेच रहे हैं। कितने रुपए पर, 88.2 रुपए पर बेच रहे हैं। अब प्रश्न ने क्या कहा है कि उसको जो नुकसान होता है वो 590 रुपए का होता है। सोचो 100 रुपए का हमने खरीदा, भाई एमपी हमने बढ़ा करके रखा वो अलग बात है, लेकिन खरीदा तो हमारा पैसा लगा था 100 रुपए, फिर भी हम बेच कितने पर रहे हैं 88.2 पे, तो हमारा नुकसान जो हुआ उसको घटा करके देख लेते हैं। 100 से क्या करेंगे, इसको घटा दो तो हमको हमारा नुकसान पता चल जाएगा। कैसे घटाएंगे, देखो 100 से अगर हम 88 को घटाते हैं तो 12 बचता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है तो 11.8 बचेगा, और ये हानि है, ये बराबर है 590 के, ये क्या है ये हानि है। ठीक है, और ये बराबर है 590 के। इनको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। ठीक है, अब हमसे सवाल ने पूछा क्या है
कि उसने उस ग्राहक को जो वस्तु है वो किस मूल्य पर बेची। मतलब हमें कुल मिलाकर के इस 88.2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 88.2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इधर से दशमलव को हटा करके इधर एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब देखो दशमलव में था, लेकिन दशमलव की जो चीजें हैं वो क्या हो गई, अपने आप में खत्म हो गई। बात समझ में आ गई? दशमलव की चीजें अपने आप में खत्म हो गई। हमें चाहिए 88.2 की वैल्यू, तो इधर हम करते हैं। ठीक है, तो देखो 88.2 की वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये हो जाएगा 5900 गुणे 88.2 और इसके बटे में कितना हो जाएगा 118। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 118। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब समझते हैं, देखो इससे अगर हम इसको भाग करें, 100 से अगर 5 को गुणा करोगे तो 100 पंचे 500। ठीक है, और 18 से अगर 5 को गुणा करोगे तो 18 पंचे 90, यानी 118 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 590। 118 एक कम 118, 118 पंचे 590। ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा 50। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी 50 को 88.2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लो भैया, देखो इधर जीरो है वो खत्म हो जाएगा दशमलव पहले, बाद में खत्म कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तो चलो 5 दूनी 10 और ये वाला जीरो हमने लगा लिया। फिर कितना हो जाएगा, 5 40 और एक 41। ठीक है, 4 आएगा। 5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। एक अंक के बाद में दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, यानी हमारा 4410। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने उस वस्तु को 4410 रुपए में बेचा होगा। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी हमको देखने को मिल जाता है। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखो चीजें दशमलव में थी इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, आपको लिखवा दिया, वरना अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। यहीं से हम खत्म कर सकते थे। 1 की वैल्यू ये 5, फिर 1 की वैल्यू इतनी आ गई, तो 88.2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें थोड़ा बहुत हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इन सभी प्रश्नों को मैं इसीलिए लेकर के भी आया हूं ताकि आपको ये लगे कि 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें हमको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं लगेगा, वो लगेगा और ऐसे ही शानदार तरीके से लगेगा। ठीक है भाई, सारे प्रश्न अगर हम 10 सेकंड 20 सेकंड में करेंगे तो कोई तो ऐसा प्रश्न मिलना चाहिए ना जिसमें हमको 1 मिनट लग जाए, जिसमें हमारा कोई प्रश्न ऐसा मिलना चाहिए जो हमें लगे कि नहीं हमें सोचना पड़ा था इसमें। ठीक है ना, तभी चीजें मजेदार बनती हैं। चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, एक से एक शानदार प्रश्नों को करते हुए और फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि वो हमसे क्या जानना चाहता है। अगला प्रश्न एकदम लाजवाब है, देखते हैं कि ये सोचने पर आपको मजबूर करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो सवाल नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा, एक दुकानदार ने पतलून पर 25% छूट देने की घोषणा की। उसने कहा कि भैया अगर आप पतलून खरीदोगे तो हम इस पर 25% छोड़ देंगे। चलो उमेश दुकान पर गया, वह छूट के रूप में रुपये 500 बचाना चाहता है। उसने क्या सोचा कि मैं 500 रुपए बचाना चाहता हूं। और भैया 500 कैसे बचा लोगे, मान लो एक पैंट 100 रुपए की है तो तुम 500 कैसे बचा लोगे। लेकिन उसके कहने का मतलब है नहीं मुझे 500 रुपए बचाने ही बचाने, तो क्या करेगा वो ज्यादा चीजों को खरीदेगा। भाई मान लो एक पैंट पर, एक पतलून पर उसको 50 रुपए बच रहा है तो वो 10 पतलून खरीदेगा ताकि 50 दाम में 500 उसका बच जाए। क्लियर है, तो वो ये काम करने वाला है। ठीक है, सवाल पूछना चाह रहा है कि यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य 250 रुपए है, एक पतलून पे जो लिखा हुआ है वो 250 रुपए लिखा हुआ है, सवाल जो जानना चाहता है हमसे कि ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे। ठीक है, कितने पतलून खरीदने होंगे, चलो पता करते हैं भैया उमेश कुल कितने पतलून खरीदेगा। क्या कह रहा है, 25% की छूट दे दी उसने। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। हम कह सकते हैं सर 4 की चीज उसने 3 पर बेचा। 4 की चीज उसने कहां बेची, 3 पर बेची, और 4 का मतलब 250 हमको दिया गया है। 4 का 50 हमको, 4 का मतलब कितना दिया गया 250। सवाल ने कहा है कि उस पैंट की जो कीमत है वो 250 रुपए है। तो सबसे पहले हम ये तो पता करें कि एक पैंट पर वो बचा कितना रहा है। भाई 4 की चीज 3 पे मिली तो एक उसने बचाया, एक छूट मिली मतलब बचाया, तो कितना रुपया बचा रहा है। तो देखो 4 मतलब 250, तो 2 यूनिट का मतलब आएगा 125। 2 यूनिट का मतलब कितना आएगा 125। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखो यहां पर 2 तरीकों से हम चीजों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 यूनिट मतलब क्या है, पैंट समझ लो ऐसे। अब इनको पैंट में समझ लो कि 2 पैंट अगर खरीदेगा तो 125 रुपए हो जाएंगे। ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 125/2, ऐसे समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बात में, जैसे समझना वैसे समझ लो। हमें कह सकते हैं कि एक की वो बचत कर रहा है और एक की बचत का मतलब ये है कि एक पतलून पर उसका 125/2 रुपए बच रहा है।
एक पतलून पर 125 बटे 2 रुपए बच रहा है। सवाल हमसे पूछना चाहता है कि 500 रुपए बचाने के लिए कुल कितने पतलून खरीदने पड़ेंगे। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि 125 बटे 2 रुपए बचाने के लिए उसको एक पतलून खरीदना पड़ रहा है। अगर हमको बचाना है 500 रुपए तो भैया इसी को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बता रहा हूं, दो से दो गुड़ा करा लो। अब हम ये कह सकते हैं कि सर 2 पतलून खरीदने पर 125 रुपए बच रहा है, हमको 500 बचाना है। ये क्या करना है, 500 करना है, किससे गुणा करा दो, 100 चौके 400, 25 चौके 100, 500 हो जाएगा। अगर गुणा 4 करा दें, इसको भी गुणा 4 करा तो कितना हो जाएगा, 8 है। तो मैं कह सकते हैं कि 8 पतलून खरीदने पर हमें रुपए 500 की बचत हो जाएगी। अब बात यह है कि सर जी अगर आपने ये 125 और ये सब यहाँ लिखा तो यहाँ भी कर सकते थे। मैं यहाँ करने वाला था, पहले मैंने यही सोचा था, लेकिन अगर मैं यही कर देता तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता। क्योंकि ये PYQ है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता कि सर ये जो 2 यूनिट निकला है इसको आप पैंट कैसे मान लिए। भाई ये तो पैसों में हुआ है ना कि 4 रुपए की चीज थी 3 पर बेचा, तो यहाँ से जो निकलेगा तो वो होगा कि एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी। लेकिन मैं अब अगर इसको ये कहूँ कि सर 2 यूनिट मतलब ये 2 पैंट है और 2 पैंट को 125 रुपए में वो बचा रहा है 2 पैंट को खरीदने पर, तो फिर चीजें थोड़ी सी आपको डाउटफुल लगती और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये आपको अब समझ में आ गया तो आप उन चीजों को यहाँ भी कर सकते हो। 125 को 500 बनाना है, कैसे बनेगा, 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान, ठीक है, बहुत ही शानदार। चलो फिर हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 37। सवाल ने कहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद इसे रुपए 455 में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो 30% की उसने छूट दे दी और हम जानते हैं कि 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब हमें कह सकते हैं कि 10 रुपए की चीज को उसने 7 रुपए पर बेच दिया। अच्छा, फिर सवाल ने कहा ना 7 पे नहीं बेचा, उसको 455 रुपए में बेचा। चलो 7 की वैल्यू कितनी है, 455। ठीक है, क्या कटेगा ये, तो काट करके हम देख लेते हैं। 7 एकम 7 कितना हो जाएगा, 7 पछे 35, 7 छक्के 42, कितना हो जाएगा, बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 7 पछे 35। 1 की वैल्यू कितनी, 65। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 65 से गुणा करा दो, 650, यानी 650 रुपए उस पर अंकित रहा होगा। ठीक है, अंकित मूल्य पूछ रहा है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सोचो कितना छोटा सवाल, सारे सवाल थोड़ी हार्ड होंगे या बड़े होंगे। ठीक है, कोई भी सवाल हार्ड नहीं है। हार्ड वह होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते और जो समझ में आ जाते हैं उनको हम हार्ड नहीं कहते। अगला सवाल देखिए क्या है, नंबर 38। एक दुकानदार है, कोई गैजेट 25% की छूट पर रुपए 1125 रुपए में खरीदता है। 25% की छूट पर वो खरीद रहा है और यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचेगा तो उसे लाभ क्या होगा। ऐसा प्रश्न हमने किया है। हम समझते हैं कि भाई 100 रुपए उस पर प्रिंट रहा होगा, 25% की छूट यानी कि 75 पर उसने खरीदा। 75 पर हमने क्या किया, खरीदा। अब हम फिर बेचेंगे तो हम कितने पर बेचेंगे। सवाल ने कहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो अंकित मूल्य 100, अगर 10% का हमने डिस्काउंट दिया तो हमने कितने पर बेचा, उसको 90 पर बेचा। ठीक है, सवाल ने क्या पूछा है, उसका प्रॉफिट बताओ। और जब वो बेच रहा है ना तो 1100 नहीं, हम खरीद कितने पर रहे हैं, 1125 रुपए पर। ये 75 पे खरीदा हमने, सवाल ने कहा नहीं 1125 में खरीदा। इनको हल करके देखते हैं। 25 तियां 75 और 25 चौके 100, 12 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 3 एकम 3 और 3 15 में 45, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, 15 के। सवाल ने कहा उसका लाभ बताओ। भैया 75 का हमने खरीदा था और 90 का हमने बेचा, तो 90 में से 75 घटा दो, 15 लाभ आएगा हमारा। हमारा जो लाभ होगा वो कितना होगा, 15, और 1 यूनिट की वैल्यू भी 15 है। तो 15 को अगर हम गुणा करा दे 15 से तो कितना आएगा, 225 आएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें कि सर 225 कहाँ मिलेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त। कैसी लगी क्लास, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो बस कहना है और वाकई में सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। PYQ की क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा। ठीक है, मजा आए या ना आए लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास जरूर थी आज की, तो इसलिए क्लास को सभी बच्चों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, हमने ताबड़तोड़ लगातार प्रश्नों को किया है। क्लास कितनी लंबी हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मैंने टाइम ही नहीं देखा कि कितनी देर तक हम क्लास को चलाने वाले हैं, क्योंकि मैंने सोचा था पूरा का पूरा कराना है, मतलब कराना है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कल से हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या करने वाले हैं अभी मैंने को डिसाइड नहीं किया, हो सकता है हम कंपाउंड इंटरेस्ट करें या सिंपल इंटरेस्ट करें या एवरेज करें, कुछ भी करेंगे लेकिन शानदार तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ करना है। ठीक है, हमें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो कल हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया है तो उसका नंबर भी लिख दीजिएगा कि सर कौन से नंबर का क्वेश्चंस कम समझ में आया है। अगली क्लास में कोशिश की जाएगी कि आपको सॉल्यूशन उसका फिर से समझाया जाए। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में बेहतर प्रश्नों के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नई चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और चैनल का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, जय हिंद।